नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पंचवर्षीय योजना का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है दोस्तों हम लोग का पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 5 पंचवर्षीय योजना देख चुके हैं। उसमें सबसे पहला हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना देखे हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह हेराल्ड डोमर मॉडल या हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसका कार्यकाल जो था वह 1951 से लेके 56 तक था। और इसमें मुख्य प्राथमिकता जो था, मुख्य उद्देश्य जो था वह कृषि एवं सिंचाई पे दिया गया था दोस्तों। इसी तरह हम लोग दूसरी योजना देखे थे। दूसरी योजना जो है वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसका कार्यकाल जो है 1956 से 61 ईस्वी तक था। और इसमें मुख्य प्राथमिकता जो है वह है भारी उद्योगों का विकास या उसकी स्थापना करने पे था। इसी तरह दोस्तों हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना देखे थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कोई मॉडल नहीं था और इसका जो कार्यकाल था वह 1966 से 61 से 66 ईस्वी के बीच था। लेकिन तीसरी योजना के बाद हम लोग तीसरी योजना हमारा पूरी तरह से असफल रहता है। क्यों असफल रहता है? क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है और भारत में भीषण अकाल पड़ता है। इस कारण से हमारा जो उत्पादन होता है वह स्थिर सा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग तुरंत में चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं करते हैं और उस वक्त हम लोग योजना अवकाश करते हैं। तो योजना अवकाश दोस्तों याद रखिएगा 1966 से लेके 1969 के दौरान था और इसी दौरान हमारे यहाँ हरित क्रांति की लहर चलती है। और जो तीसरा योजना है दोस्तों, और तीसरा योजना में जो है हमारे यहाँ मुख्य प्राथमिकता हम लोग तीसरा योजना में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर था। इसी तरह हम लोग चौथी योजना देखे थे। चौथी योजना था जो दोस्तों वह था डी.आर. गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। इसका जो कार्यकाल है वह 1969 से लेके 74 के बीच था और इस योजना का मुख्य प्राथमिकता या मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इसी तरह दोस्तों हम लोग पांचवी योजना भी देखे थे। पांचवी योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो डी.पी. धर के आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था और इसका कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल 1974 से लेके 1979 के बीच था। लेकिन दोस्तों और इसका मुख्य जो उद्देश्य था इस योजना का, पांचवी पंचवर्षीय योजना का, वह था गरीबी उन्मूलन। लेकिन दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1 वर्ष पहले समाप्त हो जाता है। मीन्स कि 4 वर्ष ही यह चलता है। 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है और जनता पार्टी की सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से लेकर 1983 चालू करता है। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना 2 साल के बाद वह बंद हो जाता है। कांग्रेस की सरकार आती है और छठी योजना को बंद कर देती है, समाप्त कर देती है और फिर से छठी योजना 2 साल के बाद शुरू करती है और वह 1980 से लेके 85 तक था। तो इस वक्त जो 2 साल का जो छठी योजना जो 2 साल तक चला, उसे हम लोग अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं और यह रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया था। तो ये सब हम लोग देख चुके थे दोस्तों कल के लेक्चर में। आज हम लोग इससे आगे देखने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहें। छठी पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन में, कौन सी योजना 2 बार शुरू हुई? तो हम लोग देख चुके हैं कि छठी योजना जो एक बार 1978 में चालू हुई है और दूसरी बार 1980 में। लेकिन अगर आपसे छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1980 से 85 ही आप बताइएगा, क्योंकि जो 1978 में शुरू हुआ था उसे हम लोग अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका कार्यकाल जो है 1980 से 85 है।
अब हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि यह किस मॉडल पे, तो इसके बारे में कुछ मॉडल कहा नहीं गया है। अब इसका उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना, गरीबी एवं बेरोजगारी में लगातार कमी करना और परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करना था दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र को मुख्य प्राथमिकता में रखा गया। इसमें सबसे पहला राष्ट्रीय आय, क्योंकि किसी देश का राष्ट्रीय आय ही उसका विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी का क्या है? आधुनिकीकरण करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगा और वह आधुनिक तरीके से रहेगा तो हमारा विकास अच्छा होगा। इसी तरह गरीबी एवं बेरोजगारी, किसी भी देश के लिए गरीबी एवं बेरोजगारी उस देश का विकास में बाधक होता है, तो इसके में कमी करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और हम लोग जानते हैं जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होता है, तो परिवार नियोजन के माध्यम से ही जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और किस योजना में किया गया? यह था छठी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, इस योजना का विकास दर 5.2% रखा गया, जबकि प्राप्ति 5.7% की होती है। दोस्तों यह 5.7% है और कितना रखा गया था? तो यह रखा गया था 5.2। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना साबित होती है, क्योंकि यह अपने लक्ष्य दर से ज़्यादा की प्राप्ति करता है, इसलिए यह सफल योजना कहा जा सकता है इसे। इस योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है दोस्तों। याद रखिएगा IRDP का इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। आगे देखते हैं, योजना आयोग के द्वारा गठित कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक सूचकांक, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के द्वारा एक कार्यदल का गठन करता है और वह कार्यदल गरीबी मापने का एक सूचकांक देता है, और यह सूचकांक जो होता है वह उपभोग के आधार पे होता है। किसके आधार पे? उपभोग के आधार पे। और वह उपभोग को कैलोरी के हिसाब से मापा है, और वह कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कैलोरी की मात्रा चाहिए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र से लोग जुड़े हुए होते हैं, वहाँ काम करने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन लोगों में शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी को उपभोग का आधार माना। और अगर इससे कोई नीचे अगर कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसा कहा गया छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के द्वारा जो एक कार्यदल गठन करता है उसके अनुसार। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या चीज़ की स्थापना होती है। तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखें। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। इसी तरह एग्जिम बैंक की स्थापना भी 1982 में होती है। तो इस तरह हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना को देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह 1985 से लेके 90 तक था दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना रहा, और इसके लिए
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण को दिया गया। आधुनिकीकरण के साथ साथ हम लोग आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जबकि अगर हम लोग देखेंगे आत्मनिर्भरता किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। साथ ही साथ सामाजिक न्याय पे बल देना। अब जो हमारा है वह न्याय पे बल देना। किस तरह का न्याय? वह सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। इसी के साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कर लोगों में क्या है, भूखमरी को कम करना और खाद्यान्न के मामले में उसे आत्मनिर्भर बनाना था। आगे देखते हैं 7वीं योजना का विकास दर जो है कितना रखा गया, तो 7वीं योजना का विकास दर 5% रखा गया, जबकि प्राप्ति 6.20% की हुई। तो दोस्तों छठी योजना भी जो है वह मेरा एक सफल योजना साबित होती है। 7वीं योजना एक सफल योजना साबित होती है, क्योंकि 7वीं योजना में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लक्ष्य रखा गया उससे ज़्यादा की प्राप्ति करता है। तो इस तरह 7वीं योजना भी एक सफल योजना साबित होती है। अब इस योजना के दौरान क्या क्या होता है, इम्पोर्टेंट काम, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस योजना के दौरान 1986 में डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। पिछले बार का जो एग्ज़ाम था एनटीपीसी का, उसमें दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड पोस्ट की स्थापना, जो स्पीड पोस्ट डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसे आप याद रखिए 1986 में। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई है। किस विभाग के द्वारा, तो विभाग भी आप याद रखिएगा, यह तो जनरली सभी को याद भी रहता है, तो डाक विभाग के द्वारा। इसी तरह 1988 में सेबी, भारतीय प्रतिभूति नियामक संस्था, दोस्तों इसकी स्थापना 1988 में की गई है। सेबी के बारे में हम लोग जानते हैं, जो शेयर की खरीद बिक्री होती है उसकी सबसे बड़ी संस्था सेबी है, और सेबी की स्थापना 1988 में होती है। किस योजना के दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेबी की स्थापना होती है। इस योजना का विकास दर को प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट के रूप में वर्णित किया। किस योजना के विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट का संज्ञा दिया गया, यह पूछा जाता है, और यह आईएएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में और अदर पीसीएस के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसलिए इसे भी आप ध्यान से देखें। तो हिंदू ग्रोथ रेट की जो अवधारणा थी वह 7वीं पंचवर्षीय योजना की थी दोस्तों। और किसने कहा, यह भी पूछा गया है, तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा है। किसको? जो 7वीं योजना का जो लक्ष्य था, जो उसका विकास दर था, उसे कहा है। क्यों कहा है इसके बारे में कुछ वैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो विकास दर है वह एक स्थिर पैमाने पे जो चल रहा था, और वह स्थिर पैमाने जिस तरह से हिंदू जो जनसंख्या का वृद्धि दर जो है वह स्थिर पैमाने पे चल रहा है, इसी तरह हमारा जो ग्रोथ रेट है वह भी एक कांस्टेंट तरीके से चल रहा था। इसी कारण से इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह है 1992 से लेके 97, 92 से 97। तो इसे याद रखिएगा। कार्यकाल दोस्तों, कार्यकाल पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो जो झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड वाला, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना का कार्यकाल से पूछा गया था। 8वीं योजना नहीं पूछा गया था, लेकिन 10वीं योजना का कार्यकाल पूछा गया था, इसलिए आप कार्यकाल याद रखिए। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य दोस्तों मानव संसाधन का विकास था। मानव संसाधन कहने का क्या अर्थ हुआ? तो मानव संसाधन कहने का अर्थ हुआ मानव को संसाधन के रूप में प्रयोग करना। तो मानव संसाधन के रूप में प्रयोग कैसे होगा, कब होगा,
और क्यों होगा? तो इसके बारे में दोस्तों, जब मानव को हम लोग शिक्षित कर देंगे, मानव को जब हम लोग पूरी तरह से ट्रेंड कर देंगे, तभी वह एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होगा और वह देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। दोस्तों, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पे आधारित था? तो यह था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित था। मॉडल आप लोग हर हाल में याद रखिएगा, मॉडल क्वेश्चन मॉडल से बनता है, तो इसलिए आप लोग मॉडल याद रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित था। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका लक्षित विकास दर 5.6% रखा गया था, लेकिन जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वह 6.8 की होती है। जो लक्ष्य है उससे ज़्यादा की प्राप्ति होता है 6.8 की, इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को भी एक सफल योजना माना जाता है। सफल योजना इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो लक्ष्य रखा जाता है उससे ज़्यादा की प्राप्ति होती है तो वह एक सफल योजना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या और हुआ है। तो 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बनता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा भारत WTO का सदस्य किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो आपको याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत WTO का सदस्य बना था। WTO कहने का अर्थ हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता भारत 1 जनवरी 1995 को लेता है। 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षित रोजगार योजना की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई। किस योजना के दौरान हुई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। इसे आप याद रखें। अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1997 से 2002। कार्यकाल दोस्तों आप लोग एकदम याद रखिएगा, 1997 से 2002 के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति करना। सामाजिक न्याय और समानता के साथ, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? आर्थिक समृद्धि कहने का अर्थ हुआ राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि एक छोटी अवधारणा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की ओर संकेत करती है। तो यह संकेत जो था वह किस पे आधारित था? तो सामाजिक न्याय और समानता पे आधारित था। सामाजिक न्याय कहने का अर्थ हुआ दोस्तों समाज में न्याय के साथ जिसमें समानता स्थापित हो, ऊंच नीच गरीब अमीर का भेदभाव ना हो के साथ आर्थिक वृद्धि को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का जो लक्षित विकास दर था वह 6.5% रखा गया, जबकि इस योजना की प्राप्ति कितनी होती है? 5.4% की ही होती है। तो दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर लक्ष्य रखा गया उससे प्राप्ति कम की होती है, अर्थात यह एक असफल योजना साबित हुई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर रखा गया था उससे कम की प्राप्ति होती है, इसलिए यह एक असफल योजना कहलाती है। दोस्तों अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या कार्य हुआ, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों KCC की शुरुआत जो होती है वह 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। कब होती है? तो 1998 में होती है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। क्वेश्चन पिछले बार
इकोनॉमिक्स का हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था केसीसी की शुरुआत कब हुई थी। तो केसीसी की शुरुआत 1998 में होती है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। इसे आप याद रखें। इस योजना के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रम को अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कार्यक्रम इस योजना के दौरान शुरू किया गया। तो 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1999 को। कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 अप्रैल 1999 को शुरू की जाती है। दोस्तों इसी के साथ अगला है 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो है वह की जाती है। कब की जाती है? 1 दिसंबर को की जाती है। 1 दिसंबर को शहरी योजना शुरू की जाती है। कब? 97 में। और उसके बाद 99 में ग्रामीण रोजगार स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जाती है। इसे आप याद रखें। और कौन कौन सा योजना शुरुआत हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। 10 अगस्त 2000 को जनश्री बीमा योजना की शुरुआत की गई। जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 10 अगस्त 2000 को। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को क्या करना था? बीमा करना था। किसके तहत? जनश्री बीमा योजना के तहत। आयु कितना होना चाहिए? तो 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिए आयु। 18 वर्ष से कम का नहीं होगा और 60 से प्लस का बीमा नहीं किया जा सकता था। किस बीमा के तहत? जनश्री बीमा योजना के तहत। और किसको? सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही बीमा करने का प्रावधान था इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2000 को ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की जाती है। कौन सी योजना? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। अब नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास करना था। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना था, उसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार में वृद्धि करना, ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार करना और सामाजिक अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना? डेवलप करना। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसे आप याद रखें। इस योजना का जो लक्षित विकास दर था वह 7.96% का रखा गया, जबकि प्राप्ति मात्र 7.5% का ही होता है। इस तरह देखेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना भी एक असफल योजना कहलाती है। कहीं कहीं पे दोस्तों यह जो लक्षित विकास दर जो है वह 7.96 के जगह में 8% भी रह सकता है। इसे आप ध्यान दें तो चलेगा, क्योंकि यह 9.6 है, 9 + 6 है, 9 से ऊपर 5 से ऊपर 6 होता है, तो इसे हम 8% भी कह सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 7.96% रखा गया था और प्राप्ति 7.5% की होती है। इस योजना के दौरान 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। किस योजना के दौरान? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को होती है। मनरेगा कह देने से दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह गांधी जी की जयंती पे शुरू किया गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो डेट याद रखिएगा 2 फरवरी
2006 को मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जो कि विश्व का पहला ऐसा कानून है जो रोजगार देने की गारंटी देता है। ऐसा विश्व में कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं चलता है किसी भी देश में जो रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन भारत में जो मनरेगा कार्यक्रम है यह रोजगार की गारंटी देता है, 100 दिन की गारंटी देता है कि 100 दिन का हम रोजगार आप लोग को अकुशल रोजगार देंगे। अगर हम रोजगार नहीं दे पाए तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे 100 दिन का, ऐसा प्रावधान है। और यह हर एक राज्यों में अलग अलग मनरेगा कार्यक्रम के तहत मजदूरी दर निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, 2004 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत होती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो 2004 में होती है। कहाँ से होती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ से? तो अनंतपुर जिले से होती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 4 क्वेश्चन बन सकता है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2004। कहाँ से हुई? तो आपको आंध्र प्रदेश में कहाँ से हुई? तो आपको बताना है अनंतपुर जिला से, जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है। 2000 का यह भी पूछा जा सकता है कि 2004 में ऐसा कौन सा कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो काम करने के बदले में अनाज मिलने का जो कार्यक्रम था यह शुरुआत किया गया। आगे देखते हैं, 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत निर्माण कार्यक्रम यह पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनता है, और वह क्वेश्चन बनता है कि भारत निर्माण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा है, यह इनमें से कौन शामिल नहीं है, या कभी पूछा जाता है इनमें से कौन शामिल है। तो आप लोग इसका घटक को अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन रिपीट करता है। तो भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2005 में हुई। किस योजना के दौरान हुई? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अब हम लोग देखते हैं कि भारत निर्माण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा है। तो दोस्तों, पहला घटक जो है वह है सिंचाई, दूसरा है सड़क, तीसरा है आवास, और चौथा है जलापूर्ति, पांचवा है विद्युतीकरण, और छठा है दूरसंचार। तो ये 6 घटक जो है वह भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इन 6 घटकों से क्वेश्चंस बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 2007 से 2012 तक था दोस्तों। 2007 से 2012 कौन सा योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अब इस योजना का जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों, यह क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है। मुख्य उद्देश्य तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर मतलब अधिक गति से और अधिक समावेशी विकास करना। तो यह जो था वह 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो था वह मुख्य उद्देश्य था। इसे आप लोग याद रखिएगा। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 9% रखा गया था, जबकि प्राप्ति जो होती है वह मात्र 8% की होती है। इससे यह भी एक असफल योजना प्रतीत होती है। इस योजना के दौरान 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की जाती है। कब की जाती है? तो गांधी जयंती के अवसर पे की जाती है, 2 अक्टूबर 2007 को। 1 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 2007 को, और 2007 को ही आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की जाती है, लेकिन वह है 2 अक्टूबर। तो आप इसे ध्यान दीजिए। 2 जून 2011 में राजीव आवास योजना की शुरुआत की जाती है। राजीव गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है वह कब की जाती है? तो 2 जून 2011 को।
क्यों की जाती है? स्लम मुक्त भारत बनाने के लिए, झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत बनाने के लिए की जाती है इस योजना की शुरुआत। राजीव गांधी आवास योजना जो है वह स्लम मुक्त भारत का नारा था, जिसमें झुग्गी झोपड़ी को हटाना था। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं लास्ट योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल जो था वह था 2012 से लेके 2017 के बीच। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था वह था, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है तीव्र धारणीय और समावेशी विकास। धारणीय दोस्तों, जो अगले आने वाले पीढ़ी तक भी यह जो हमारा जो विकास है वह अगली पीढ़ी तक भी बचा रहे, इसी को हम लोग धारणीय विकास कहते हैं। तो धारणीय विकास की मामला जब आएगा, अगर सिर्फ समावेशी विकास आएगा तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना का होगा। लेकिन अगर तीव्र धारणीयता के साथ अगर तीव्र भी रहे तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना का होगा। लेकिन धारणीय के साथ समावेशी विकास होगा तो वह होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिए। इस योजना में लक्षित विकास दर जो है वह कितना 9% का रखा गया था। लक्षित विकास दर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का है वह 9% रखा गया था, लेकिन इसे संशोधित कर 8% कर दिया गया। जो 9% रखा गया था उसे बाद में संशोधन करके 8% कर दिया गया। यह भी आप याद रखिए, क्योंकि पिछले बार जो 6 JPSC का मेंस हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा था दोस्तों इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए इसे आप याद रखें। इस योजना में कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। कृषि क्षेत्र में 4% का लक्ष्य दर रखा गया और विनिर्माण क्षेत्र जो है उसमें 10% का रखा गया। और इस योजना में क्या क्या किया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा दर जो है वह 100% करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सेवा पर जो खर्च है वह GDP का 1.3 से 2% के बीच करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि अभी भी इससे कम है। उद्योग क्षेत्र में जो विकास दर है वह 10.5% करने का लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें विकास दर 10% करने का लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ऊर्जा आवश्यकता में जो वृद्धि है उसे 7% करने का लक्ष्य रखा गया। इस तरह हम लोग पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से समाप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग अगर इससे पहले वाली योजना और योजना का इतिहास अगर आपको जानना है, समझना है और याद करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।